नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे वो डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे। उसके हमने कुछ नियम पढ़े थे और उन नियमों के कुछ क्वेश्चंस किए थे। जो क्वेश्चंस रह रहे हैं उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि n एक पूर्णांक है यानी कि n एक इंटीजर है, ठीक, n एक पूर्णांक है, तब n की घात 3 माइनस n की घात 3 माइनस n पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, ऑप्शंस है आपके 4, 5, 6 और 8। ठीक, ये हैं आपके ऑप्शन। देखिए, सवाल में कहा गया है कि n एक पूर्णांक है यानी कि n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो उसने कहा है कि n की घात 3 माइनस n जो है वो किस इनमें से जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम n की वैल्यू कुछ मान लेते हैं। उसने कहा है इंटीजर, तो जब हम n की वैल्यू मानेंगे तो सबसे छोटी मानते हुए चलते हैं। तो n की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 ली। अब जब n की वैल्यू हमने 1 ली तो हम क्या करते हैं, हम n की घात 3 माइनस n की यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आया। ठीक, यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चला कि 0 किससे विभाजित होता है। तो 0 किसी से विभाजित नहीं होता, 0 को किसी भी संख्या से भाग करो 0 ही आता है। ठीक, अब n की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो 2 रखने के बाद हम देखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस n की वैल्यू 2 यानी कि आया 6। अब हमें पता चला कि 6 हमारा उत्तर आया और 6 इनमें से किससे विभाजित होता है। 6 4 से विभाजित नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से विभाजित होता है, जो करने के बाद पूरा एक भागफल और 0 शेषफल देता है। ठीक, 0 शेषफल देता है यानी कि एक भागफल और 0 शेषफल देता है। 6 8 से विभाजित नहीं होता। ठीक, n की वैल्यू 3 रख लेते हैं। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 होती है 27 माइनस के 3 यानी कि 24। अब हमें पता चला, देखिए यहाँ आप उलझने वाला काम कर देंगे। हमें पता चला कि हमारा उत्तर आया है इस वाला n की वैल्यू 3 रखने पर 24। 24 हमारा 4 से भी विभाजित होता है, 24 हमारा 6 से भी विभाजित होता है। ठीक, 24 हमारा दोनों से विभाजित होता है। लेकिन अगर हम n की वैल्यू 2 रख रहे थे तो हमारा 4 उत्तर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 4 से विभाजित नहीं हो रहा था। 6 4 से विभाजित नहीं हो रहा था, यानी कि n की वैल्यू 2 रखने पे ये 6 से विभाजित हो रहा है। यदि n की वैल्यू 4 रखने पर वो संख्या भी 6 से विभाजित होती है तो इसका उत्तर 6 होगा। अब हम देख लेते हैं, 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 4 इक्वल्स टू 60। 60 हमारा 4 से विभाजित हो रहा है, 6 से भी, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो रही है। पहली संख्या हमारी 6 से विभाजित हुई, तो जिस संख्या से हमारी पहली संख्या विभाजित होती है वो आंसर हो जाता है, क्योंकि 6 हमारा 4 से विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए हम उत्तर में 4 नहीं लिख सकते। अब आगे जितनी भी वैल्यू आप लिखेंगे, जितनी भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वो हमेशा 6 से विभाजित होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि ये संख्या जो है n की घात 3 माइनस n 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये आपका उत्तर हुआ। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए एक बार इसको, देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला सवाल है हमारा, यदि 8 अंकों की एक संख्या है, 8 अंकों की एक संख्या है,
8 अंकों की एक संख्या, वो है 179 x09 1 और y। ठीक, ये संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है। उसने कहा है कि जो संख्या दे रखी है 179 x09 1y 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें 5x माइनस 8y का मान बताइए। ठीक है, ऑप्शन भी दे दिए, a बराबर 4, b बराबर 9, c बराबर 5 और d बराबर 6। ये आपके ऑप्शन दे दिए। देखिए, अब हमें इसमें क्या है, 88 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है कि 88 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। देखिए, जब हम 88 को देखते हैं तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर आए 8 और दूसरा फैक्टर आया 11, 11 8 88, यानी कि 8 और 11। यदि कोई संख्या 8 और 11 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 88 से भी विभाजित होगी। तो हमें ये चेक करने के लिए कि ये संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है तो 8 और 11 का हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना होगा। परंतु उसने पहले से ही कहा है कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित है, हमें जांच नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि 88 से पूर्णतः विभाजित है तो y का और x की वैल्यू क्या क्या होगी। कैसे, 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के बाद। ठीक, तो हम देखते हैं 8 और 11 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 3 अंक देखते हैं, तो आखिरी के 3 अंक है 9 1y बटे 8। अगर हम y की वैल्यू क्या रखें कि शेषफल हमारा 0 आ जाए, तो हमें देखना है कि देखिए, जब भी वैल्यू रखेंगे 0 से रखनी शुरू करेंगे, 0 से रखनी शुरू करेंगे। 0 से क्यों, हम धीरे एक एक स्टेप बढ़ते चले जाएंगे फिर। ठीक, और जहां आपको दिख रहा है कि हाँ ये सेटिस्फाई हो सकती है, तो सबसे पहले वही वैल्यू रख के देख लीजिए। लेकिन जहां आपको नहीं लग रहा है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, तो वहाँ हमेशा 0 रखेंगे। देखिए, करते हैं 9 की वैल्यू हम 0 जब रखेंगे, जैसे 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचा कितना 0, 8 एकम 8 बचा कितना है 2। 0 पूरा विभाजित नहीं होता, पूरा विभाजित नहीं होता। 9 1 1 8 से करेंगे, 8 एकम 8 कितना बचा 11, 8 एकम 8 कितना बचा 3, 1 31, 31 भी 8 से विभाजित नहीं होता। यहाँ रखेंगे हम 2। जब हमने 2 रखा तो यहाँ हमारा कितना बचा, यहाँ हमारा बचा 2, 8 चौका 32, यानी कि हमें पता चल गया कि 2 हमारा पूर्णतः विभाजित होता है। और रखनी हमें सबसे न्यूनतम संख्या है, जहाँ हमें यह नहीं कह देता कि अधिकतम मान होना चाहिए। जहाँ हमें यह बता दिया अधिकतम मान होना चाहिए, वहाँ हम अधिकतम रखेंगे। जहाँ हमें कुछ नहीं दिया गया है, वहाँ याद रखना कि हमेशा ही आपको न्यूनतम वैल्यू रखनी है। तो y की वैल्यू आ गई हमारी, y बराबर आ गया हमारा 2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो हम इसे अलग से लिख लेते हैं, y बराबर 2। ठीक, अब संख्या नई क्या बनी, 179 x09 1 2। ये संख्या हमारी बनी। ये हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि विषम स्थानों की संख्या माइनस सम स्थानों की संख्या इक्वल्स टू 0, या फिर 11 का कोई गुणनखंड या फिर 11। ठीक, देखते हैं। तो वही है कि 2 प्लस के 9 प्लस के x प्लस के 7 माइनस 1 प्लस के 9 प्लस के 0 प्लस के 1। ठीक, सही है, 1901 इक्वल्स टू 0 या फिर 11 का कोई गुणनखंड। तो क्या करते हैं, देखिए 9 और 2 11 7 18 प्लस के x माइनस 9 और 1 10 और 1 11, 11 बराबर 0 या फिर 11 का कोई है। तो हम कर लेते हैं x माइनस प्लस के 7 इक्वल्स टू 0 या फिर 11 का कोई गुणनखंड। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे एक बार इसको। ठीक, अब यहाँ तक करने के बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम 0 लाते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, -7। लेकिन हमें यह पता है कि x एक डिजिट है, x एक डिजिट है, डिजिट प्लस में है, डिजिट प्लस में है, तो हम x की वैल्यू -7 यहाँ नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ 11 वाला फंडा अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि 7 में क्या जोड़े, किस
11 हो जाए तो हमें पता है x बराबर 4। यदि हम 4 + 7 करते हैं तो वो भी हमारा 11 होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 4, x की वैल्यू हो गई 4। यहाँ तक दिक्कत किसी को? ठीक, अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो हम क्या करते हैं 5x माइनस के 8y की वैल्यू निकालते हैं। 5 गुणा 4 माइनस के 8 गुणा 2, 5 चौका 20 माइनस के 8 दूनी 16 इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक बार देखिए आप इसको ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आसानी से पूछ लिए जा सकते हैं आपसे, तो इनको बहुत ध्यान से हमें देखना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद हम जो है सबसे पहले 8 का फिर 11 का दोनों का डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम वाला फार्मूला अप्लाई कर x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन में डाल देते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं। मान आ गया 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं। 8 ही अंकों की संख्या है। देखिए ये सभी सवाल आए हुए हैं और मेंस का सवाल है, याद रखना मेंस का ही सवाल है। ये दोनों सवाल है, ये मेंस लेवल के सवाल हैं। देखिए 8 अंकों की एक संख्या और संख्या है 2074 x4y2। ठीक है, ये भी 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें 4x + 3y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए है आपका 45, बी है आपका 49 और सी है आपका 42 और डी है आपका 36। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए वहाँ y कोने में था, अब यहाँ सेकंड प्लेस पर आ गया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही है, y की वैल्यू हमें पुट करनी है और देखना है। तो उसने कहा है 88, 88 के दो फैक्टर वही 8 और 11। सबसे पहले 8 का फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि आखिरी के 3 अंक, तो 4y2 उठाते हैं, 4 से डिवाइड करना है, 0 हमें शेषफल लाना है। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो हम कैसे कैसे करते हैं, y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो 402 होगा नहीं, क्योंकि 8 × 40, 2 शेषफल आ गया। ठीक, 812 भी नहीं होगा, 832 12 नहीं, 822 भी नहीं होगा, 432 हो जाएगा। हाँ 432, यानी कि y की वैल्यू हमारी आ गई, y की वैल्यू हमारी आ गई 3। यदि हम यहाँ 3 रखते हैं तो पूरी जो है विभाजित हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, 8 × 40 32, 8 चौक 32, शेषफल आ गया हमारा 0। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू क्या करेंगे, हम 11 का विभाजित का नियम लगाएंगे। तो नई संख्या क्या बनी हमारी, 2074 x432, ये बनी, वही है हमारा फंडा। ठीक, 2 + के 7 + के x + के 3 माइनस 0 + के 4 + के 4 + के 2 इक्वल्स टू 0, या फिर 11 का कोई गुणनखंड। ठीक, 7 × 3 = 10, 2 = 12 + के x माइनस 4 दूनी 8 और 10 बराबर 0 या फिर 11। तो वही है कि x + के 2 इक्वल्स टू 0 या फिर 11। मैंने आपको बताया कि 0 लाने के लिए यहाँ -2 होना ज़रूरी है। -2 नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, हमें -2 रखना है। -2 हम रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ वो एक डिजिट है। तो क्या करते हैं, हम 11 लाने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू हम 9 रख लेते हैं। 9 + 2 = 11। ठीक है, 9 + 2 = 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 9। अब यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 4 × 9 + के 3 × 3, 9 चौक 36 + के 3 × 9, यानी कि 45। ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप, दोनों ही सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है।
एक नंबर के सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए आप इसको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी सवाल करा रहा हूँ ये सवाल आप कंटेस्ट कर लीजिए, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी देता हूँ कि सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता यदि आपने मैथ में इतने सवाल कर लिए, इस लेवल के और भी सवाल कर लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ आप कमेंट कीजिए, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, व्हाट्सअप में जुड़िए और वहाँ से और भी मटेरियल प्राप्त कीजिए। 7455990732 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज लिखिए ज्वाइन मी, वहाँ आप हमारे वेदांश क्लासेस के ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और आप जो है स्टडी मटेरियल ले सकते हैं वहाँ से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ। देखिए, एक नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ। नोट क्या है? नोट है कि यदि कोई कोई भी संख्या हो, वो 6 बार रिपीट हो रही है, 6 बार रिपीट हो रही है, तो वह हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37, याद रखना इनको, 3, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह है आपका नोट, आगे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत मददगार होगा। क्यों होगा? देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, मान लीजिए कि वो संख्या है हमारी 5, 6 बार रिपीट हो रहा है, 5 5 5 5 5 5। ठीक है, यदि हम इसे 3 से भाग दें तो शेषफल हमेशा 0 आएगा, 7 से भाग दे शेषफल 0 आएगा, 11 से दे या 13 से दे या फिर 37 से दे, जिससे भी अगर 5 को भाग देंगे शेषफल हमेशा 0 आएगा। आप घर पे देखना इसको करके, कोई सी भी संख्या 6 बार रिपीट करा दीजिए, वो संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए, क्वेश्चन है कि 3 3 3 3 3 3 को 13 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। ठीक है, 3 3 3 को 13 से विभाजित करने पर शेषफल होगा A 4, B 12, C 0, D 5। अब इसका दूसरा रूप क्या होगा? ठीक है, एक तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि 3 3 3 3 3 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी? यह संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी? A 12, B 13, C 10, D 9। तो इस दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि यह संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी, या फिर निम्न में से यदि इस संख्या को 13 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति बार बार यानी कि 6 बार हो रही है, तो वो संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 या फिर 37 से इनसे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक,
अब उसने क्या कहा है कि 3 3 3 3 यानी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 बार ये संख्या रिपीट हो रही है और भाग किया गया है इसमें 13 से। तो हमें पता है कि 13 से अधिक की संख्या को, ऐसी संख्या जो 6 बार रिपीट हो रही है, उसको भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 0 आता है। शेषफल हमेशा 0 आता है। अब यही वो संख्या है, यदि 3 3 3 3 3 3 को यदि हम भाग देते हैं तो वो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, ना 12 से होगी, ना 10 से होगी, ना 9 से होगी। ठीक, हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नोट को याद रखना है कि यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है तो वो 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन नहीं आया होगा धीरे धीरे आप इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि 3 3 3 3 3 3, ठीक, 3 3 को 13 से भाग देने पर शेषफल बताओ। देखिए, अब इसने कहा है कि 3 3 3 यानी कि हम देखते हैं 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार रिपीट हो रहा है। और मैंने बताया था कि यदि 6 बार रिपीट होता है तो शेषफल 0 आएगा। ठीक, यहाँ रिपीट हो रहा है 8 बार। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम 6 3 3 3 को भूल जाते हैं, हम 6 3 3 को भूल जाते हैं। क्यों? यदि हम इसे प्लेस वैल्यू में लिखेंगे तो हमें पता है कि वो 13 से विभाजित होने के बाद आपको 0 शेषफल देगा। तो बाद में कितना बचेगा, 33। बाद में कितना बचेगा, 33। 3 गुणा 10 प्लस के 3 ये बचेगा। इसको हम 13 से भाग देंगे, ये होगा नहीं। तो फिर क्या करते हैं हम, ये देखिए, हम करते ये हैं कि जो जितनी संख्या हमारी बच गई, यानी कि जितने 6 बार उस संख्या को छोड़ने के बाद हमने 6 संख्या जो थी, ये दोबारा लिख देता हूँ, चलो, 3 3 3 3 3 3 3 3, ये संख्या है कुल 8। हमें पता है कि यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है तो वहाँ से शेषफल हमारा 0 आएगा। तो यहाँ हमें पता है कि अगर हम 6 बार उसको रिपीट कर दिया, अगर उसको भाग देंगे तो यहाँ से शेषफल हमारा 0 आएगा। अब आप भाग भी दे के देख लेंगे तो भी शेषफल यहाँ तक आपका 0 आएगा। यहाँ तक ये संख्या पूरी पूरी कटती चली जाएगी और जो बाद वाली संख्या होगी, ये संख्या आपको 13 से भाग देनी पड़ेगी बस। यानी कि 6 जितनी 6 बार है उतने छोड़ देंगे हम, जो शेष बचेगा उसको भाग दिला दो। 33 बचा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक, बचा कितना, 7। शेषफल कितना आ गया हमारा, 7। ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बस करना यह है कि 6 गिन लीजिए, वो संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, वहाँ 0 लिख दीजिए, जो बचेगी बाद में उसको भाग दे दीजिए 13 से, उसको भाग दे दीजिए 13 से। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सात 7 7 7 7 7 डैश डैश डैश, ये है 15 बार। यानी कि 7 जो है 15 बार रिपीट हो रहा है। को 37 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात करो, वही है A1 B3 C0 और D2। ठीक, देखिए, अब यहाँ 7 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ 7 हो रहे हैं 15 बार रिपीट। यहाँ 7 हो रहे हैं 15 बार रिपीट। लिख लेते हैं, चलो, वैसे लिखना नहीं है हमको पेपर में, लेकिन मैं बता देता हूँ, 7 समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक,
यानी कि ये 7 जो है 15 बार रिपीट हो रहे हैं और भाग करना है हमें 37 से। मैंने बताया था कि कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वहाँ से हमें 0 शेषफल प्राप्त होता है। तो ये 7 जो है 6 बार रिपीट हो रहा है यहाँ तक, ठीक, 2 2 4 2 6, यहाँ से हमें शेषफल मिला 0। फिर ये 7 जो है यहाँ तक रिपीट हो रहा है, यहाँ से मिला 0। बचा कितना? बचा है 777। 777 बचा है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसको 37 से भाग दे देंगे हम। 37 से भाग देने के बाद 37 दूनी 74, ठीक, 3 37 37 कम 37, तो शेषफल यहाँ से भी हमारे 0 प्राप्त हो गया। शेषफल यहाँ से भी हमें 0 प्राप्त हो गया। शेषफल जब 0 प्राप्त हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाता है। ठीक, इस तरह से आपको देखना है कि जितने, अगर आपको 7 जितने पेयर बनाने हैं, 6 संख्याओं के पेयर बनाने हैं और उनको छोड़ते चले जाना है। एक पेयर बन रहा है, एक पेयर छोड़ दो, 2 बन रहे हैं, 2 छोड़ दो, 3 बन रहे हैं, 3 छोड़ दो। जितने पेयर 6 के बन जाएंगे, 6 के बन जाएंगे, उन सबको छोड़ते चले जाएंगे और जो बच जाएगी उसको जो संख्या दी होगी उससे भाग दे देंगे, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ आपका आंसर आया 0। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर एक मेंस लेवल का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने के क्वेश्चन है बस वो, और उसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन की बात कराता हूँ वो। देखिए क्वेश्चन है कि 5 5 5 5 5 5 डैश 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 100 टाइम्स, 100 बार, और इसे भाग किया गया है 7 से। तो हमें क्या है, रिमाइंडर हमें ज्ञात करना है। रिमाइंडर हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये रिमाइंडर के सवाल भी हैं, आपके डिविजिबिलिटी के नियम भी हैं। ठीक है, 7 से भाग करना है और रिमाइंडर ज्ञात करना है। देखिए हमें पता है कि 5 5 जो है 100 बार रिपीट हो रहा है। हमें पेयर बनाने हैं 6 के, तो हम क्या करते हैं, हम 100 को जो है 6 से भाग दे देते हैं। 6 एकम 6, 4 0, 6 छंगा 36, यानी कि 16 पेयर 6 के पूरी बार बनेंगे और 4 संख्याएं हमारी बच जाएगी। 4 संख्याएं हमारी बच जाएगी। कैसा है, कुल 100 संख्याएं थी, पेयर बना रहे हैं हम 6 के, तो 6 से भाग दे देंगे। 6 एकम 6, बचा कितना 4, फिर ये वाला 0 उतार लिया, 6 एकम 6, 6 छंगा 36, यानी कि 16 पेयर बनेंगे 6 के 100 संख्याओं में से, और 4 संख्याएं हमारी शेष बच जाएगी। तो 4 संख्याएं जब हमारी शेष बचेगी तो हम इसी संख्याओं को जो है वो 7 से भाग देना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, हम इसी संख्या को 7 से भाग देना शुरू कर देंगे। अब जब हम भाग देंगे तो 7 7 49, कितना बचा 6, 9 7 63, कितना बचा 2 5, 7 दूनी 14, 7 21, कितना बचा 4। यही क्या हो गया आपका शेषफल, और यही हो गया आंसर 4। बस इतना करना है, इतना करना है। देखिए आप इसको एक बार, ठीक है, जितनी संख्या दी गई है उसके 6 के पेयर बनाकर चलना है। यदि यहाँ 1000 भी दे दिया तो 1000 को 6 से भाग करके जो शेषफल बचेगा उतनी संख्याओं को भाग दे दो आप, बस। देखिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखिए आप। देखिए क्वेश्चन है, यदि n बराबर 2 2 2 2 डैश 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 a 3 3 3 3 डैश 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 3 3 में 1 2 3 अंक हैं तथा यह 7 से पूर्णतः विभक्त है। 7 से पूर्णतः विभक्त है, तो a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यदि a बीच का अंक है, यदि a बीच का अंक है, ठीक, ऑप्शन है 0 1
2 3। देखिए उसने कहा है कि एक संख्या है 2 2 2 2 2 2 A 3 3 3 3 3, उसमें कुल 123 अंक हैं और A जो है वो बीच में है। ठीक, तो हमें पता है कि कुल 123 हैं और A जो है वो बीच में है, तो इसमें से एक अपने आप में एक वैल्यू रखता है, तो एक घटा दो, कुल कितने बचे 122। कुल कितने बचे 122। अब A बीच में है तो इसका आधा कर दो, यानी कि 61। 61 A के इधर संख्या होगी और 61 A के उधर संख्या होगी। इस चीज़ को दोबारा समझा देता हूँ। देखिए 100 कुल हमारे पास 123 अंक हैं और A हमें इसमें से फ़िलहाल निकाल देना है। और निकालना कैसे है, क्योंकि A अपने आप में एक वैल्यू रखता है और एक ही जगह आया है, तो उसमें से एक घटा दो, तो कुल संख्या कितनी हो गई 122। अब चूंकि A बीच में है तो A के इधर भी इतनी संख्याएं होगी, A भी इधर भी इतनी संख्याएं होगी, तो भाग कर देते हैं, तो कितना हुआ 61। यानी A के इधर भी 61 संख्याएं हैं, A भी इधर भी 61 संख्याएं हैं। तो हमें जो है 7 से भाग करना है। 7 से भाग करने के लिए हमें पता है कि 6 के पेयर बनाने हैं, तो 61 संख्याएं हैं, 6 के पेयर बनाने हैं, 2 60 होता है, यानी कि एक संख्या हमारी शेष बच गई। एक संख्या को हम इधर से भाग देंगे। ठीक, तो ये बचेगा 2, बीच में आया A। ठीक, इधर बचा 2, बीच में आया A। इधर कितनी संख्याएं थी, इधर भी 61 थी, कितनी बची 1, 3 बची। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, इस चीज़ को दोबारा समझिए। जब हम यहाँ 2 2 2 2 2 2 के पेयर बनाते हुए यहाँ 2 2 पर पहुँचेंगे, तो हमें पता है कि इनके पेयर तो यहाँ तो 0 बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये 6 के पेयर अपने आप में बनाता चला जाएगा। और यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ एक संख्या बचेगी। ठीक है, यहाँ से तो हमारा पूरा हो गया। यहाँ से तो हम जो ऐसे इस पर आगे कुछ 0 निकाल लिया। अब कितना बचा, यहाँ 0, यहाँ सॉरी 0 नहीं, यहाँ बचा A था। अब आगे भी इसी तरह से देखेंगे 3 3 3 3 3 3 डैश 3 3। अब इसके पेयर बनाएंगे, इसके पेयर भी वही है, 6 के वाले को 0 हिसाब, तो 0 0 0। तो यहाँ से कितनी संख्या बची, एक ही संख्या बची। तो एक संख्या यहाँ से बची, A हमारे पास था ही, एक संख्या यहाँ से बची। अब हम इसे क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। अब हम इसे 7 से भाग दे देते हैं। अब हमें A की वैल्यू ऐसी रखनी है, A की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो A की वैल्यू हम इसी बारे निकाल सकते हैं कि वो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो वही है, A की वैल्यू 0 से रखते हैं, क्योंकि इसमें कहीं नहीं कहा गया अधिकतम मान। जहाँ कहा नहीं गया हो अधिकतम मान, वहाँ हम न्यूनतम से शुरू करते हैं। तो A की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 203। जब 203 को हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 9 7 63, यानी कि A की वैल्यू वहीं सेटिस्फाई कर गई। तो A बराबर 0, ऑप्शन नंबर A की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ 0। बस इस सवाल में और कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही समझने का कॉन्सेप्ट था। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखें आप इसको। ठीक है, तो विभाजिता आपका यहीं पर समाप्त होता है। और कोई सा क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, चलो अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। क्वेश्चन देखिए आप, देखिए यदि 9 अंकों की एक संख्या, 9 अंकों की एक संख्या है 985 x 3678y 72 से पूर्णतः विभक्त है, तो 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। उसी तरह से क्वेश्चन है, वहाँ 88 था, यहाँ 72 है।
तो हम क्या करते हैं, 72 के टुकड़े करते हैं। 72 के टुकड़े कैसे करेंगे, 8 नम्मा 72, 8 नम 72। ठीक, टुकड़े ऐसे करने हैं कि जिसमें हमें डिविजिबिलिटी का नियम पता हो जिसका, ठीक है, ऐसे टुकड़े करने हैं। तो हमें 8 का भी पता है, हमें 9 का भी पता है। 8 का है आखिरी के 3 अंक और 9 है संख्या होगा योग। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, 8 का देख लेते हैं, 708 y बटे 8। ठीक, तो y की वैल्यू हम अगर 1 रख के तो होगा नहीं, 2 रख के देख लेते हैं। 7 8 2 8 नम्मा 72, 62 नहीं होगा, 3 नहीं रख सकते, 4 रख के देख लो। 8 नम्मा 72 64, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। 3 4 y की वैल्यू तो हो गई हमारी 4। कैसे, जब हम 7 8 4 रखते हैं तो 8 से भाग देंगे, 8 नम्मा 72, बचा कितना 6 4 8 8 64, शेषफल आ गया 0। ठीक, इस तरह से हमारा जो है y की वैल्यू तो आ गई 4। अब नई संख्या क्या बनी, नई संख्या बनी 9 8 5 x 3 6 7 8 2 बटे 4 बटे 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी का नियम लगाना है, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, वो संख्या देखनी है। तो जोड़ लेते हैं, 9 8 17 5 22 3 25 6 31 7 38 38 और 12 50, 50 प्लस के x भाग 9, यानी कि हम x की वैल्यू ऐसी रखनी है छोटी से छोटी कि उसको भाग करने के बाद शेषफल 0 आ जाए। x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 51 9 से कटता नहीं है, 52 नहीं कटता, 53 नहीं कटता, 54 कटता है। तो x की वैल्यू यदि हम 4 रख लें तो ये हो जाएगा 50 प्लस के 4 बटे 9, यानी कि 54 भाग 9, 9 6 54, शेषफल आ गया 0, शेषफल आ गया 0। तो x की वैल्यू होगी हमारी यहाँ, x की वैल्यू भी 4 होगी, 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12, हमारा ऑप्शन आंसर हो गया 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से कुछ भी अगर दे दिया गया है तो उसका फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर से डिविजिबिलिटी नियम लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, जैसे हमने पिछले 2 किए हैं और एक ये किया। तो आज आपका डिविजिबिलिटी यहीं समाप्त होता है और कल से हम जो है यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। धीरे धीरे हम आगे को बढ़ रहे हैं। ठीक, अभी हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है। जिस दिन हमारा नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा उस दिन आप देखना कि क्वेश्चनों को निकालते हुए कितना मज़ा आएगा। ठीक, जहाँ तक मैंने आपको करा दिया है अपने क्वेश्चंस को निकालते रहिए, रिपीट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय भारत और सभी भाइयों बहनों को राम राम।